अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनका अकाउंट्स का जो पेपर आएगा उसका पैटर्न किस तरीके का रहेगा। साथ ही साथ कुछ टीचर बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम क्लास 12 का सेमेस्टर एग्जाम हो रहा है तो इसलिए पेपर इजी होगा। कुछ टीचर का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। कुछ टीचर का कहना है कि पेपर मिला जुला रहेगा। स्टूडेंट्स हर तरीके से कंफ्यूज हैं कि जो क्वेश्चन पैटर्न होंगे वो किस तरीके के होंगे। इस चीज का क्लियरेंस करने के लिए आप इसको पूरी तरह क्लियरली एक बार सुनिए। स्टेप वाइज काउंसिल का जो अकाउंट्स पेपर से रिलेटेड गाइडलाइन है वो मैं स्टेप वाइज आपको बता दे रहा हूँ। उससे आपकी बहुत सारी मैटर क्लियर हो जाएगी और साथ ही साथ आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि जब एग्जाम में कल पेपर देने आप जाओ तो उस समय आपको किस तरीके का पेपर देखने को मिल सकता है। बात समझे? तो कुछ जो काउंसिल के इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे हैं, उसमें से जो शॉर्ट और इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि जो आपका अकाउंट्स का पेपर होगा, दिस पेपर हैज ए टोटल ऑफ 40 क्वेश्चन इन 8 सेक्शंस। तो 40 क्वेश्चन होंगे ये तो सबको पता है। अब 8 सेक्शन क्या क्या होगा, मतलब 8 पार्ट्स में क्या क्या रहेंगे, वो चीज हम लोगों को केयरफुली समझना है और वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो 8 पार्ट में क्या क्या हो सकता है। कुछ जनरल और भी इंफॉर्मेशन है वो पहले देख लेते हैं, फिर वो 8 सेक्शन हम आपको बता देंगे। स्टूडेंट शुड आंसर ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। तो ये तो आप सिंपली जानते हो कि जो वहां पर लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के पास, उस हिसाब से आपको आंसर देने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी ए फुल वैल्यू ऑफ 1 विथ नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग। मतलब अगर आप कोई आंसर गलत कर देते हो तो उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये अच्छी चीज है। लास्ट में जब 5-10 मिनट बचता है तो जितना बचा हुआ क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाफट उसको राउंड कर देते हैं। तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो अगर आपका गलत होगा तो उसमें 0 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसका नंबर किसी दूसरे सही वाले नंबर से काटा जाएगा। इसको बोलते हैं कि नेगेटिव मार्क नहीं होगा। नेक्स्ट जैसे OMR से रिलेटेड है इंस्ट्रक्शन, तो OMR वाला इंस्ट्रक्शन आप लोग प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। वो तो आप लोग जानते ही हैं कि ठीक से भरना है। कुछ इंस्ट्रक्शन अगर उसका चाहिए तो OMR के पीछे भी उसके इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं और ध्यान से उसको फिलअप कीजिएगा, क्योंकि एज एन इन्विजिलेटर मैं 2-3 एग्जाम हो गया उसके बाद भी देख रहा हूँ कि स्टूडेंट OMR फिलअप करने में मिस्टेक कर दे रहे हैं। तो उसके इंस्ट्रक्शन में हम लोग अभी ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का फोकस है कि पेपर हमारा किस तरीके का होगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। नेसेसरी रफ वर्क शुड बी डन ऑन द ब्लैंक पेज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन पेपर और इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपको जो क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे उसके लास्ट में देखना 1 पेज या 2 पेज ब्लैंक रहेगा। तो जो भी आपको रफ वर्क करना है या काउंटिंग करना है आपको वहीं पर करना होगा। और अगर लास्ट पेज आपको ब्लैंक नहीं मिलता तो जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसके आजू बाजू में जहां पर भी अगल बगल आपको स्पेस दिखा, आपको रफ वर्क, छोटे छोटे कैलकुलेशन वहीं करने हैं। उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेपर, एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। लास्ट इंस्ट्रक्शन ये लिखा भी है कि एक्स्ट्रा व्हाइट पेपर विल नॉट बी गिवन फॉर काउंटिंग और रफ वर्क एंड नो कैलकुलेटर कैन बी यूज्ड। आपको कोई भी एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी रफ वर्क के लिए। पेपर में जहां पर स्पेस मिले या पेपर के लास्ट में देख लेना, 1 पेज 2 पेज जो भी ब्लैंक रहे वहीं पर आपको अपना रफ वर्क करना है। नो कैलकुलेटर कैन बी यूज्ड, ये मुद्दा पुराना हो चुका है, जानते हैं। कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। मैंने उसके ऊपर बात भी उठाई थी मगर ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला हमको, इसलिए मेरी बात दबा दी गई। मैंने ये बात कहा था कि कैलकुलेटर एटलीस्ट यूज करने के लिए परमिशन मिलना चाहिए था। खैर छोड़िए, अब जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट वो देखिए कि 8 सेक्शन जो होंगे आपके वो कैसे होंगे। तो 8 सेक्शन में सबसे पहला लिखा हुआ है MCQ पैटर्न का जनरल MCQ। जनरल MCQ का मतलब है कि आपके सिंपली एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में जो सही है उस पर आपको राउंड कर देना है। ठीक है, ये है आपका जनरल MCQ जो जनरली आप देखते भी आए हैं बचपन से। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में भी जानते हैं।
इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 में से एक को जो भी स्पेस ब्लैंक रहेगा उसके जगह पर आपको राउंड करना है। थर्ड दिया है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स के बारे में एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे कि आप लोग करते आए हैं कि एक स्टेटमेंट दिया है उसके नीचे दे दिया ट्रू है या फॉल्स, ऐसा माइंडसेट लेकर नहीं जाएंगे। हो सकता है 2 स्टेटमेंट हो, 2 से ज्यादा स्टेटमेंट भी हो सकता है, और ऑप्शन में ऐसा दे दे कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, या स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, या बोथ स्टेटमेंट फॉल्स है या बोथ स्टेटमेंट ट्रू है। समझ रहे हैं? तो ऐसा माइंडसेट लेकर जाएंगे कि हमको एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी दिया हो सकता है और सारे स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़कर बताने हैं कि उसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसके बाद एक मैचिंग वाला आपका रहेगा, नंबर 4 में ये दिया है मैचिंग। समझ रहे हैं? कॉलम 1 कॉलम 2 आपको मैच करना है। इसके बाद एक है सीक्वेंस बेस। सीक्वेंस बेस को रीअरेंजिंग भी बोलते हैं। जैसे 4 पॉइंट दे दिया और बोला कि इसको सजाइए कि इसमें से कौन सा नंबर 1 में होगा, कौन सा 2 में होगा, कौन सा 3 में होगा, कौन सा 4 में होगा। बात समझे? जैसे ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले बनता है, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद बनता है फर्स्ट में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। और उसके बाद कंपनी अगर बनाना चाहे तो बनाती है बैलेंस शीट। तो ये जो एक अरेंजमेंट है, अब इसको क्या किया, ऊपर नीचे करके दे दिया, आपको अरेंज करना है कि कौन पहले बनता है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके के आपको सीक्वेंस और रीअरेंज बेस्ड मिलेंगे। इसके बाद है असर्शन एंड रीजन। इसके ऊपर आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। एक स्टेटमेंट दिया रहता है और साथ ही साथ उसके रीजन दिए होते हैं। हम लोगों को ये बताना होता है कि असर्शन जो दिया है वो सही है, उसके साथ जो रीजन दिया है वो सही है कि नहीं, दोनों सही है या नहीं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं। इस तरीके से बेस बनाकर हम लोगों को उसके ऑप्शन देने होते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया डायग्राम बेस्ड। डायग्राम बेस्ड क्या है, एक डायग्राम दे दिया, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया, अब उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको देने हैं। इसमें एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो क्वेश्चन आपके पास आया कोई डायग्राम बेस बनाकर ही, तो आप अगर चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़े हो, चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह आपके दिमाग में हैं, स्टेप पता है, तो आप केयरफुली उसको पढ़िएगा, आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि क्या आंसर किस तरीके से देना है। अगर चैप्टर का नॉलेज आपके पास होगा तो आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। और लास्ट एक 8 नंबर में है केस स्टडी। केस स्टडी के इसमें क्या हो सकता है, आपको सिंपली एक सम सी दे दिया और उस सम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीचे बनाकर दे दिए गए हैं। जैसे मान लो पीएल एप्रोप्रिएशन का आप सम्स किए हो, आप गुडविल वैल्यूएशन का सम्स किए हो, रेशियो एनालिसिस के सम्स किए हो, कंपनी अकाउंट के सम्स किए हो, डिवेंचर के ऊपर सम्स किए हो, तो वो इसमें से मान लो कोई एक सम्स दे दिया और उसी से छोटे छोटे क्वेश्चन नीचे बना दिए गए। समझ रहे हैं? जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन करने के लिए आपको सम्स का इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना, कि 2 पार्टनर हैं, उसके इतने कैपिटल हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये रेट है, एक पार्टनर को इतना सैलरी मिलता है, एक पार्टनर ने लोन दिया है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। अब वो इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस बनाकर क्वेश्चन दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड होगा कि नहीं, होगा तो कितना % के हिसाब से होगा। समझ रहे हैं? तो जो भी आप चैप्टर के सम्स पढ़े हैं उसी को वो केस स्टडी बेस बनाकर दिया जा सकता है। समझे? नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दे जो आपको ज्यादा कंफ्यूज करता है कि क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट टाइम है सेमेस्टर बेस क्लास 12 का, तो वो आपका पेपर टफ होगा या इजी होगा। तो इस बात के लिए आप लोग समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि पेपर जो है वो 3 पार्ट में बटे होंगे। ठीक है? वो 3 पार्ट किस तरीके के हैं, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें लिखा है कि वो होगा रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस। रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग में 30% क्वेश्चन अलॉट किए जाएंगे। 30% क्वेश्चन मतलब जैसे 40 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर का 30% निकालो, 40 का 30% आएगा 12। तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रहेंगे रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस। इसका मतलब क्या है
कि जैसे चैप्टर को आपने पढ़ा है तो चैप्टर्स को पढ़कर आपने उससे क्या सीखा है, आपने उससे क्या वैल्यू गेन किया है, उस बेस पर आपके 12 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये क्वेश्चन नंबरिंग भी अलॉट किया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन में रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर है 3, 4, 6, 7, 15, 20, 30, 32, 33, 35, 36 और 39। और ध्यान रखना कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो वही दे पाएगा जो चैप्टर को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा है, जो चैप्टर से पढ़कर समझा है कि इस चैप्टर में ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। सेकंड जो है पार्ट वो है अप्लाइंग बेस्ड। 50% क्वेश्चन अप्लाइंग बेस्ड होगा। 50% का मतलब है 40 नंबर का पेपर है तो उसका 50% आप ले लो, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा अप्लाइंग बेस्ड। अप्लाइंग बेस्ड में क्या होगा कि ये जनरल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिए हैं, तो जो ऊपर ऊपर से भी पढ़ा होगा चैप्टर को थोड़ा बहुत, उन लोगों को ये क्वेश्चंस आसानी से करने को मिल जाएंगे। मैंने 20 मार्क्स का बोल सकते हो कि इजी पेपर रहेगा। जो ज्यादातर स्टूडेंट जो थोड़ा ऊपर ऊपर से भी पढ़ा है हल्का फुल्का, वो भी आराम से इसका आंसर दे पाएगा। बात समझे? तो अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का है वो कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, तो उसके क्वेश्चन नंबर अरेंज किए गए हैं 1 to 5, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 37 और 40। और उसके बाद थर्ड पार्ट जो सेट है, जो अरेंजमेंट है पेपर का, उसमें है एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। उसके ऊपर आपका रहेगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन। 20% का मतलब है 40 का 20% करोगे तो 8 मार्क्स। मतलब ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बहुत नॉर्मल नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस, हाई स्किल थॉट अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से थोड़ा डीपली स्टडी किया होगा, हाई स्किल अप्लाई करके थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा किया होगा, वो लोग इसके आंसर दे पाएंगे। समझ रहे हैं? 8 मार्क्स के क्वेश्चन ये होंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 8 क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं वह है 9, 10, 11, 18, 21, 23, 27 और 38। तो आप लोग समझ गए हो कि आपका क्वेश्चन किस तरीके का होगा। 20 क्वेश्चन जो होंगे 20 मार्क्स के वो जनरल होंगे। आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई करी है तो आप 20 क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। 12 जो है वो थोड़ा चैप्टर को अच्छे से जानने के ऊपर होगा, कि जैसे आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़कर गेन किया है चैप्टर से कुछ, उस लेवल का क्वेश्चन 12 नंबर का रहेगा। और 8 मार्क्स से क्वेश्चन आपके होंगे क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, मतलब आपने हाई स्किल अप्लाई किया है, आप चैप्टर को डीपली पढ़े हो और थोड़ा दिमाग उस पर यूज किया है, प्रैक्टिस किया है काफी, तो आप ये 8 मार्क्स से क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो आपको पेपर को क्लियर कर रही थी। और रहा सिलेबस का बात, तो आप सिलेबस के बारे में जानते हैं। 3 यूनिट में आपके सिलेबस रखे गए हैं। यूनिट 1 में था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 1, जिससे 15 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर कंपनी 1, जिससे 10 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे। इसी में आपका कंपनी अकाउंट, डिवेंचर वगैरह आ जाता है। और तीसरा यूनिट था आपका एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ये सारी चीजें, उसके साथ रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इसके ऊपर आपके क्वेश्चन हैं 15 नंबर के। तो इससे आपको एक आइडिया मिला, एक गाइडलाइन मिला होगा कि हमारा अकाउंट्स का पेपर किस तरीके का हो सकता है। अब उम्मीद है आप लोग इसको माइंड में रख कर जाएंगे। पेपर 19-20 हो सकता है, दिमाग में रखिएगा। शांति से पूरा पेपर को केयरफुली पढ़कर, आपको 15 मिनट दिया जाता है एक्स्ट्रा इसके लिए। 15 मिनट में पेपर को अच्छे से पढ़कर 1 घंटे में कोशिश कीजिएगा आप अपने पूरे पेपर को अच्छे से अटेंड कर सकें। ठीक है? ऑल द बेस्ट।